हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 9 सितंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? फर्स्ट, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सेकेंड, he acts as a chairman of Rajya Sabha when vice president discharges functions of a president। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा एंड नॉट टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो चेयरमैन के सब ऑर्डिनेट नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली राज्यसभा के प्रति होती है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जब वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो उस टाइम पे राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। सो राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन जो है उनको सिलेक्ट किया जाने वाला है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO conducted a survey on online education across the country. Which of the following statement is or are correct about it? First, rural India suffers more than urban India in accessing online education due to less internet connectivity. Second, Odisha fares worst in accessing online education. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए NSO ने रिसेंटली ये जो सर्वे कंडक्ट किया था उसके अंदर ये पता चला कि रूरल इंडिया जो है वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है। इसकी वजह से उसकी वजह से यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस जो है वो काफी कम लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से रूरल अर्बन एरियाज के बीच में ये डिफरेंस है इन एक्सेसिंग ऑनलाइन एजुकेशन। फिर उसके बाद अगर ओडिशा की बात करें, सो ओनली 10% ऑफ हाउसहोल्ड्स आर हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इस वजह से भी यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको एक्सेस करने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो ओडिशा जो है उसकी सिचुएशन वर्स्ट है। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो आज के न्यूज़पेपर में ये जो सर्वे कंडक्ट किया था उसके फाइंडिंग्स दिए गए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन ओडिशा वेयर ओनली 1 in 10 homes have internet and less than 20% internet penetration। तो इस वजह से ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन दिस पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 3, recently direct tax collection in 2019-20 fell by 5% as compared to 2018-19. Which of the following steps of government are responsible for this? First, reduction in corporate tax. Second, exemption from income tax. Third, higher refunds। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3। तीनों स्टेप्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉल इन डायरेक्ट टैक्स इन इनकम। अब देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स जो है विच वाज अर्लियर 30%, जिसको रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने टू 22%। और जो नए एंटिटीज है, न्यू कंपनीज, नए कॉर्पोरेशंस, उनके ऊपर अब सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन एशिया। तो इस वजह से गवर्नमेंट को पर ईयर 1.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने वाला है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजंस बिहाइंड सच फॉल। दूसरा रीजन ये भी है कि इनकम टैक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है विच वाज अर्लियर 40,000, जिसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया, इंक्रीज किया था अप टू 50,000। मतलब गवर्नमेंट अभी सभी इनकम के ऊपर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करते थे, जिसकी लिमिट गवर्नमेंट ने इंक्रीज की है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि 2019-20 में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1.84 लाख करोड़ का रिफंड जो है, टैक्स रिफंड, वो पे आउट किया है। तो इसकी वजह से भी डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम है। सो आवर आंसर इज डी, 1, 2 and 3।
सो दिल्ली गवर्नमेंट की ये बात हो रही है कि वहां पे भी टैक्स कलेक्शन जो है वो अगेन इन दी अगस्त मंथ इट फॉल्स, इस वजह से ये टैक्स कलेक्शन जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मेघालय? फर्स्ट, it shares boundary with 2 Indian states. Second, it is the only state of our country where there is no railway line in the entire state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मेघालय स्टेट जो है इट शेयर्स बॉर्डर ओनली विथ आसाम, दूसरे किसी भी स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, और यहाँ पे 2 इंडियन स्टेट लिखा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि मेघालय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, नाइदर गुड्स ट्रेन नॉर पैसेंजर ट्रेन, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो मेघालय के अंदर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गेट अ रेलवे कनेक्टिविटी, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अपील की है कि वहां पे सिर्फ गुड्स ट्रेन जो है उसको ही अलाउ किया जाए, पैसेंजर ट्रेन को अलाउ ना किया जाए, ताकि मेघालय के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स जो है उसका इन्फ्लक्स देखने को ना मिले। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट? मतलब कि कौन सी कंडीशन पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बना सकती है। फर्स्ट, when national emergency is in operation. Second, when any Indian state makes request to the parliament for such effect. Third, when president rule is in operation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये जो कंडीशन है जहां पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है, तो उसके अंदर टोटल 5 केसेस है, देर आर 5 पॉसिबिलिटीज कि जहां पे पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जब राज्यसभा इस टाइप का रिजोल्यूशन पास करती है दैट पार्लियामेंट शुड इनेक्ट ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन दी स्टेट लिस्ट, तो इस टाइप के रिजोल्यूशन के बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। सेकेंड इज व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर उसके बाद थर्ड है when 2 or more states request parliament to make such effect, मतलब कि यहां पे सिर्फ एक स्टेट की बात की गई है। हालांकि ओरिजिनल में यह है कि 2 या उससे ज्यादा स्टेट अगर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, तो किसी एक स्टेट की रिक्वेस्ट पे पार्लियामेंट कानून नहीं बनाते। फिर उसके बाद फोर्थ है फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, वहां पे भी पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इन इम्पोजन्स, तो थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। आवर आंसर इज सी, 1 and 3। सो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है इसकी वजह से ये न्यूज में है कि उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, तो इस वजह से पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर जो है इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are incorrect about ordinances? First, president can promulgate ordinances when both the houses of parliament are not in session. Second, maximum life of an ordinance is 6 weeks. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ऑर्डिनेंस के बारे में आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है, व्हेन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और यहां पे दोनों हाउस की बात की गई है, मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई एक हाउस अगर सेशन में नहीं है तो ऐसे टाइम पे आप ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोथ द हाउसेस लिखा है, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी, 6 months एंड 6 weeks। अब देखिए 6 week का टाइम पीरियड जो है वो किसी भी ऑर्डिनेंस को इनेक्ट करने में लगता है, लेकिन आप सभी को पता है कि
पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है? 6 मंथ्स। तो मतलब कि अगर ये 6 मंथ्स का गैप हम काउंट करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का कोई सेशन कंडक्ट हुआ है और उसके अंदर फिर से पार्लियामेंट को 6 वीक का टाइम मिलेगा। सो दिस इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। सो टोटल मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी किसी भी ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। और यहां पे सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। और आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अगेन ये जो सेशन कंडक्ट होने वाला है, सो ऑलमोस्ट लॉकडाउन के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 11 ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए हैं। उसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस है जो इस मॉनसून सेशन में पास होने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस 2020, जिसके अंदर पीएम केयर फंड जो है उसके अंदर 100% डोनेशन को टैक्स फ्री डिक्लेयर करने की बात की जाने वाली है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस जो है इस सेशन में पास होने वाले हैं, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लोकपाल? फर्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकेंड, half of the members of Lokpal should be from SC, ST, OBC, minorities and women। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज लोकपाल के अंदर जितने भी मेंबर्स है दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो देयर आर टोटल 8 मेंबर्स देयर, सभी को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और उसके अंदर ये प्रोविजन है कि उसके 50% मेंबर जो है दे शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। सो आवर आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है जिसके अंदर यहाँ पे जो अन्ना हजारे है उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके बारे में बात की गई है। और उसका मेन एजेंडा ये था दैट लोकपाल एंड लोकायुक्त शुड बी इंप्लीमेंटेड। Question number 8. The Constituent Assembly of India adopted for parliamentary system of government over president form of government. Which of the following reasons are correct for the adoption of this system? मतलब कि इंडिया की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया था एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रादर देन एक्सेप्टिंग द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो उसके पीछे कौन से रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट, familiarity with the system. Second, to avoid legislative executive conflicts. Third, nature of Indian society। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3। तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करेक्ट है। अब देखिए फैमिलियरिटी विद द सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो अ फेमस पर्सन KM मुंशी, जिन्होंने ये कहा था कि पिछले 30 या 40 साल से इंडिया के अंदर एक टाइप की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चल रही है विच इज फैमिलियर विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई नई सिस्टम फॉलो करते हैं देन इट वुड बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो इस वजह से पिछले 30-40 साल से कॉलोनियल रूल के अंदर हम इस सिस्टम से फैमिलियर हो चुके थे। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर हम यूएसए से हमारी कंपैरिजन करें तो वहां पे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में काफी कंफ्लिक्ट होते रहते हैं क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर अगर ये दोनों बॉडीज के बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट होंगे देन इट विल बी अ डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर डेमोक्रेसी। सो इस वजह से भी ये करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट हेट्रोजेनस इन नेचर। यहाँ पे अलग अलग क्लास कास्ट के लोग रहते हैं, तो उन सभी को अगर रिप्रेजेंटेशन देना है पार्लियामेंट के अंदर तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और उसी के अंदर हम सभी क्लासेस को इक्वली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये तीनों फैक्टर जो है वो करेक्ट है और आंसर इज डी, 1, 2 and 3। अगेन ये जो आर्टिकल है उसके अंदर वेदर इंडिया शुड फॉलो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, इसकी बात की गई थी। और रिसेंटली काफी सारी डिबेट्स हुई थी कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है
उसको बंद करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। इस वजह से ये दोनों के बीच की कंपैरिजन जो है इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 9, the origin of non-alignment movement lies in dash. First, establishment of United Nations. Second, Bandung Conference. Third, establishment of North Atlantic Treaty Organization, NATO. And fourth, establishment of ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is B, Bandung Conference, which was mainly for the Asia Africa Conference in 1955, लेकिन उसके अंदर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कंसेप्ट जो है वो ओरिजिन हुआ था। तो इस वजह से ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है दैट विल बी अवर आंसर। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है व्हाट इज इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इंडियाज अलाइनमेंट, और इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स है कि इंडिया हैज नॉट येट फाउंड अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सक्सेसर। तो इंडिया को अपनी अलाइनमेंट पॉलिसी जो है उसको रीफ्रेम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम? फर्स्ट, इट कवर्स टोटल 12 स्टेट्स टू एड्रेस इश्यूज टू सस्टेन हिमालयन इकोसिस्टम। सेकेंड, it is implemented by Department of Science and Technology. Third, it aims to formulate policies to protect the fragile ecosystem based on the scientific study. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is D, 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम जो है इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। NAPCC के अंदर जो टोटल 8 मिशंस है उसमें से एक ये मिशन है जिसके अंदर 12 स्टेट्स को कवर किया जाता है। कौन से 12 स्टेट्स हैं मैं यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूं आपको। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और यहाँ पे जो टोटल 7 स्टेट्स है 7 सिस्टर्स वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। तो कुल मिला के ये 12 स्टेट्स जो है, सॉरी, एंड अलोंग विद दैट वेस्ट बंगाल ऑल्सो। सो ये 12 स्टेट्स जो है दे आर कवर्ड अंडर दिस मिशन। इसका इंप्लीमेंटेशन जो है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हिमालयन की फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको साइंटिफिक स्टडी के थ्रू इंप्रूव करना, ताकि वहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको आप रेगुलेट या फिर कंट्रोल कर सके। So our answer is D, 1, 2 and 3. So हिमालयन इकोसिस्टम को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं एंड व्हाट आर द चैलेंजेस देयर, इसके बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।